नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं प्रत्यास्थता के व्यवहारिक अनुप्रयोग एग्जाम्पल्स। देखिए, आज के इस वीडियो में आप लोग कुछ जानकारियां लेंगे कि किसी भी गर्डर जो हम अपनी छतों में लगाते हैं, यूज में लेते हैं, उसका आकार आई शेप का क्यों होता है। इसके साथ में हम यहां पर यह भी देखेंगे कि जो साइकिल है या जो खिलौने होते हैं उनके अंदर खोखली पाइपों का प्रयोग क्यों किया जाता है। साथ में हम बात करेंगे कि किसी भी पर्वत की ऊंचाई 10 किलोमीटर से अधिक क्यों नहीं हो सकती। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि लंबे समय तक पुल को यूज में लेने के पश्चात उन्हें असुरक्षित क्यों घोषित कर दिया जाता है। तो इस वीडियो में आप प्रत्यास्थता से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग यहां पर देखेंगे, महत्वपूर्ण जानकारियां यहां पर लेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं, दोस्तों सुन लीजिए, कुछ बातें मैं आप लोगों को वर्बली बताने वाला हूं, आपको ऐसे ही समझनी है, फिर मैं कुछ बातें बोर्ड पर आप लोगों को समझा भी दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे हमारे पास में कोई पुल है, वो ये लंबे समय तक यूज में आ गया, तो उस पुल को हम असुरक्षित घोषित कर देते हैं कि अब ये कभी भी गिर सकता है, उपयोग में लेने योग्य नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि जब पुल से बार बार वाहन गुजरते हैं तो उसमें बार बार वो विकृत अवस्था में आता है, तो उसके अंदर से जो प्रत्यास्थता शक्ति है वो धीरे धीरे क्षीण होती जाती है, कमजोर होती जाती है, वो अपनी मूल अवस्था में नहीं लौट पाता, प्रत्यास्थता का गुण क्षीण हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और लंबे समय पश्चात उसको हम असुरक्षित घोषित कर देंगे। एक बार मेरी इस स्टेटमेंट को फिर से सुन लीजिए कि कोई भी जो पुल होता है उस पर से बार बार जब वाहन गुजरते हैं तो वो विकृत अवस्था में आता है। विकृत अवस्था से वो जैसे ही वाहन गुजर गया तो वो अपनी मूल अवस्था में आएगा, लेकिन बार बार वाहन गुजरेंगे, कई सालों तक जब उस पर से वाहन गुजरेंगे तो वो विकृत अवस्था बार बार प्राप्त होगी, बार बार अपनी मूल अवस्था में आएगा। समय के साथ में उसमें जो प्रत्यास्थता का गुण होता है वो क्षीण हो जाता है, कम हो जाता है, प्रत्यास्थता जो शक्ति है वो कमजोर हो जाती है। तत्पश्चात जो पुल है वो काम के योग्य नहीं होते हैं, उन्हें असुरक्षित घोषित कर दिया जाता है। दूसरा प्रत्यास्थता का जो अनुप्रयोग है वो देख लीजिए, सुन लीजिए कि जब मशीनों में कल पुर्जे होते हैं उनको जब मोड़ा जाता है या यूज में लिया जाता है तो प्रत्यास्थता सीमा से अधिक नहीं मोड़ते, प्रत्यास्थता सीमा से अधिक उन पर प्रतिबल नहीं लगाते। एक बार मेरी इस बात को फिर से सुन लीजिए। दूसरा अनुप्रयोग मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मशीनों में जो कल पुर्जे होते हैं या मशीनों को प्रत्यास्थता सीमा से अधिक विकृत नहीं किया जाना चाहिए, नहीं तो वो परमानेंट उसी अवस्था में ही रह जाएगी, विकृत अवस्था में ही रह जाएगी, अपनी मूल अवस्था में नहीं लौटेगी। तो प्रतिबल भी प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत ही लगना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रकार की मशीन क्यों ना हो। तीसरा जो अनुप्रयोग है वो देख लीजिए, सुन लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है कि कोई छड़ है या जो गर्डर होती है उसमें अवनमन। अवनमन का मतलब है झुकाव, उसमें उत्पन्न बैंड। तो देखिए दोस्तों, यदि हम किसी छड़ के ऊपर द्रव्यमान रख दें तो वो छड़ है वो थोड़ी सी झुक जाती है, थोड़ी सी मुड़ जाती है, तो उसके पीछे रीजन क्या होता है वो आप लोग समझ लेंगे। तो यहां पर जो छड़ है या जो गर्डर है उसका जो शेप है वो आई आकार का क्यों होता है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। छड़ में अवनमन, छड़ में अवनमन, हम प्रत्यास्थता के व्यवहारिक अनुप्रयोग देख रहे हैं और इस अनुप्रयोग में आप देखेंगे छड़ में अवनमन जो बैंड है, झुकाव है, क्यों क्रिएट होता है, कैसे क्रिएट होता है। जैसे हमारे पास में यहां पर ये कोई दो चूल है या इस तरीके के स्तंभ है और उनके ऊपर हम एक छड़ रख देते हैं। ये हमारे पास में कोई छड़ है, इन दोनों चूलों के ऊपर रखी गई है, दो स्तंभों के मध्य रखी गई है। दोस्तों, यदि इस छड़ की लंबाई, यहां से चूलों के मध्य की लंबाई यदि L है और इसकी जो ऊंचाई है वो यदि D है और इसके ऊपर भार, इसका खुद का भार, इसके ऊपर यदि भार यदि W है,
तो छड़ में कुछ झुकाव उत्पन्न हो जाएगा। जितनी लंबी छड़ होगी झुकाव भी उतना ही ज्यादा होगा। जितना इस पर भार रखा जाएगा उसमें अवनमन भी उतना ही ज्यादा। झुकाव का मतलब है अवनमन, बैंड, तो बैंड भी इसमें उतना ही ज्यादा पड़ने वाला है। जितना इस पर भार है, जितनी इसकी लंबाई है, इसके साथ में बैंड कम कब पड़ेगा? जब इसकी चौड़ाई अधिक हो, इसकी ऊंचाई अधिक हो। तो छड़ की चौड़ाई या ऊंचाई जब अधिक होती है तो उसमें बैंड पड़ने की संभावना उतनी ही कम होगी दोस्तों। तो हम आपको बताएंगे कि जो गर्डर की शेप है वो इन्हीं वजह से ही आई शेप की रखी जाती है। तो देखिए दोस्तों, किसी भी छड़ में उत्पन्न जो अवनमन होता है, छड़ में उत्पन्न अवनमन, छड़ में उत्पन्न अवनमन जो झुकाव है उसका फॉर्मूला मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। अवनमन को हम डेल्टा से लिख रहे हैं, WL³ 4YB/D³। ये फॉर्मूला होता है अवनमन का, झुकाव का। अब देखिए, जैसे इसके ऊपर रखा तो ये जो छड़ है वो इस तरीके से हो जाती है। ये हमने अवनमन दिखाया है, अवनमन इस तरीके से, मतलब ये इस अवस्था से इस अवस्था में आ गई। ये है डेल्टा, ये क्या है? डेल्टा है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर ये जो W है वो है भार। W यहां पर है भार, अर्थात इस छड़ पर रखा गया और छड़ का जो भार है जितना अधिक होगा उसमें अवनमन उतना ही ज्यादा होगा। L यहां पर छड़ की लंबाई है, छड़ की लंबाई जितनी अधिक होती है, जितनी ज्यादा होगी उसमें झुकाव भी उतना ही ज्यादा होगा। इसकी चौड़ाई, छड़ की जो चौड़ाई है वो है B, जितनी ज्यादा होगी अवनमन उतना ही कम होगा। B यहां पर है ऊंचाई, D यहां पर है ऊंचाई, तो ऊंचाई भी जितनी ज्यादा होगी अवनमन उतना ही कम होगा। और Y है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक जितना अच्छा ज्यादा होता है वो जो मैटर है वो उसमें अवनमन उतना ही कम क्रिएट होता है दोस्तों। इसी कारण से जो गर्डर होती है वो आई शेप की बनाई जाती है। यदि ऐसे गर्डर होती है तो उसके अंदर से देखेंगे कि ऐसे गर्डर है, उसकी लंबाई L है, ऊंचाई D है और उसकी जो चौड़ाई है वो यदि B है, यदि उसको दूसरी तरफ से ऐसे यदि आप देखेंगे तो इस तरीके से नजर आएगी, आई शेप की होती है। गर्डर का जो आकार है वो किस टाइप का होता है दोस्तों? आई शेप का होता है। ये वाली जो डिस्टेंस होती है वो B होती है, ये वाली जो डिस्टेंस होती है वो D होती है। तो D जितना अधिक होगा उसमें बैंड उतना ही कम पड़ेगा। गर्डर को इस शेप में इसलिए दिया जाता है ताकि उसमें जो अवनमन है, झुकाव है, वो मिनिमम रहे, कम से कम रहे। तो B जितना अधिक होगा अवनमन उतना ही कम होगा, D जितना अधिक होगा अवनमन उतना ही कम होगा। तो इसी कारण गर्डर का आकार अंग्रेजी के अक्षर आई की भांति होता है। अंग्रेजी के अक्षर आई की भांति होता है, आई की भांति होता है, आई की तरह होता है दोस्तों। तो जितना इसमें ऊंचाई होगी अवनमन उतना ही कम होगा। इस गर्डर की ये इस वाली शेप को हमने दिखाया है। ऐसे इसकी लंबाई जितनी अधिक होगी अवनमन उतना ही ज्यादा होगा। तो लंबाई कम रखनी चाहिए ताकि अवनमन कम हो, भार कम से कम होना चाहिए उस पर। इसके साथ में इसकी ऊंचाई जितनी अधिक होती है अवनमन उतना ही कम होगा, चौड़ाई जितनी अधिक होगी अवनमन उतना ही कम होता है दोस्तों। तो किसी भी गर्डर का जो आकार है वो आई शेप का इसी कारण से बनाया जाता है, इसी कारण से रखा जाता है। अब यहां पर हम बात करेंगे किसी पर्वत की अधिकतम ऊंचाई की। किसी पर्वत की अधिकतम ऊंचाई, कि कोई भी जो पर्वत है वो अधिकतम कितनी ऊंचाई का हो सकता है, इसका
इसको भी हम प्रत्यास्थता के आधार पर समझ सकते हैं दोस्तों। जैसे ये हमारे पास में कोई पर्वत है, और पर्वत होगा तो दोस्तों पृथ्वी पर ही, ये काफी ऊंचा पर्वत है, और पृथ्वी की जो चट्टानें हैं वो एक निश्चित प्रतिबल ही सहन कर सकती है। उससे ज्यादा जब प्रतिबल सहन करेगी तो वो प्रत्यास्थता सीमा से अधिक होगा, और जब उन पर प्रत्यास्थता सीमा से अधिक प्रतिबल लगाया जाएगा तो वो धरती के अंदर समाहित हो जाएगी, इस पर्वत के भार को सहन नहीं कर पाएगी। तो यहां पर ये जो चट्टान है, ये तो है दोस्तों पर्वत, और ये है पृथ्वी की चट्टानें, पृथ्वी की चट्टानें। तो पृथ्वी की जो चट्टानें हैं उन पर चट्टानों का अधिकतम प्रतिबल, चट्टानों का अधिकतम प्रतिबल, कितना प्रतिबल उनके द्वारा सहन किया जा सकता है, वो प्रतिबल होता है दोस्तों 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना प्रतिबल सहन किया जा सकता है। यदि इससे ज्यादा प्रतिबल होता है तो जो चट्टानें हैं वो उस प्रतिबल को सहन नहीं कर पाएगी, और अंततः वो धरती के अंदर जो पर्वत है वो समाहित हो जाएगा। उससे ज्यादा इन पर्वतों की ऊंचाई नहीं हो सकती दोस्तों। अब यहां पर हम बात करते हैं कि जो हमारे पास में जो चट्टान है या जो पर्वत के अंदर जो प्रयुक्त मैटर है उसका जो घनत्व है पर्वत में प्रयुक्त पदार्थ का, जो चट्टानें हैं उनका 3 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। 3 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। तो दोस्तों यहां पर जो इसके ऊपर लगने वाला जो प्रतिबल है वो कितना होगा, वो इस पर लगने वाले दाब के बराबर होगा। तो चट्टानों पर प्रतिबल देखिए कितना होने वाला है, चट्टानों पर जो प्रतिबल है वो होगा दाब के बराबर, और दाब को हम ρgh से पुट कर सकते हैं, ρgh के द्वारा लिखा जा सकता है। और हमें इस क्वेश्चन के अंदर ρgh का मान, इस टॉपिक के अंदर बता रखा है कि ρgh का मान 3 × 10⁸ मीटर होगा। हम h का मान निकाल लेते हैं कि किसी भी पर्वत की जो ऊंचाई है वो कितनी हो सकती है। अधिकतम प्रतिबल ये है तो अधिकतम ऊंचाई हमें मिल जाएगी रो इंटू में जी। रो का मान भी हमें पता है, तो h बराबर हमारे पास में क्या निकल कर आ रहा है 3 × 10⁸ बट्टे में रो का मान है 3 × 10⁻³ और जो जी का मान है वो हम लेते हैं 10। तो यहां से 3 से 3 कैंसिल हो गया, 10⁻⁴ हो गई, 10⁻⁴ आ गई हमारे पास में। इतना मीटर का मतलब हो गया 10 किलोमीटर। तो किसी भी पर्वत की जो ऊंचाई है अधिकतम ऊंचाई 10 किलोमीटर हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। इससे ज्यादा होगी तो जो चट्टानें हैं उनके ऊपर अधिकतम प्रतिबल से दाब लगेगा। अधिकतम प्रतिबल से यदि ज्यादा प्रतिबल लगा देंगे तो पृथ्वी के अंदर धंस जाएगी, समाहित हो जाएगी। उनके जो सहन शक्ति है उससे यदि ज्यादा प्रतिबल लगेगा तो वो पृथ्वी के अंदर समाहित हो जाएगी। इसलिए किसी भी पर्वत की जो ऊंचाई है वो 10 किलोमीटर तक हो सकती है, अधिकतम ऊंचाई है, अधिकतम ऊंचाई। देखिए माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो हमारे पास में होती है 8,848 मीटर, जो कि 10 किलोमीटर से तो कम ही होती है दोस्तों, 10 किलोमीटर से कम ही होती है। तो किसी भी पर्वत की जो ऊंचाई है वो 10 किलोमीटर से अधिक नहीं है। अब यहां पर हम चर्चा करेंगे कि जो साइकिल है या जो खिलौने होते हैं या जो रिक्शा होते हैं उनके फ्रेम खोखले क्यों बनाए जाते हैं। दोस्तों अब हम यहां पर बात करेंगे कि जो साइकिल या जो रिक्शा होते हैं या जो खिलौने होते हैं उनके जो फ्रेम होते हैं वो खोखले बेलनाकार बने होते हैं। उसके पीछे रीजन क्या होता है वो समझ लीजिए। देखिए दोस्तों उनका एक तो भार कम हो जाता है, उनका भार कम होता है, उनकी त्रिज्या बढ़ जाती है। भार भी कम होगा, त्रिज्या बढ़ जाएगी, उनमें अवनमन उतना ही कम उत्पन्न होगा। यदि हमारे पास में कोई खोखली बेलनाकार छड़ है तो उसके लिए अवनमन का जो फॉर्मूला है वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूं।
तो जो साइकिल या जो रिक्शा होते हैं उसके फ्रेम खोखले बनाए जाते हैं। पहले तो मैं लिख देता हूं किसकी व्याख्या कर रहे हैं हम। साइकिल या रिक्शा के फ्रेम जो उसमें पाइप्स लगे होते हैं, फ्रेम खोखले पाइपों के बनाए जाते हैं। खोखले पाइप के बने होते हैं दोस्तों, खोखले पाइप के बने होते हैं। उसका जो फॉर्मूला है वो आप लोग समझ लीजिए कि बेलनाकार छड़ में उत्पन्न अवनमन। देखिए ये जो फॉर्मूले हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। उत्पन्न जो अवनमन है डेल्टा W L क्यूब अपॉन 12 Y 12 है यहां पर, यह यंग प्रत्यास्थता गुणांक पाई R की घात 4। एक एक करके समझ लेंगे। W है छड़ पर भार या छड़ का भार, और ये जो L है वो है छड़ की लंबाई, Y है उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक, और R है उस खोखली पाइप की त्रिज्या। खोखली पाइप या जो ठोस पाइप है उसकी भी त्रिज्या आप ले सकते हैं। तो यदि ठोस भी पाइप है, बेलनाकार पाइप है, तो उसका जो भार है वो काफी ज्यादा हो जाएगा उतनी ही त्रिज्या वाली खोखली पाइप की तुलना में। हालांकि वो मजबूत तो उतनी ही हो जाएगी, अवनमन तो उसमें कम ही होगा, लेकिन जब त्रिज्या को आप बड़ी करेंगे तो भार भी ठोस छड़ का अधिक हो जाएगा, इसलिए उसमें बैंड अधिक पड़ेगा। इसलिए ठोस खोखली पाइप के स्थान पर, ठोस बेलन के स्थान पर, ठोस पाइप के स्थान पर खोखली पाइप का प्रयोग करते हैं ताकि त्रिज्या अधिक रहे, भार कम रहे। तो अवनमन का फॉर्मूला यह है। इस फॉर्मूले से स्पष्ट है कि L कम होना चाहिए, W कम होना चाहिए, जबकि R और Y अधिक होना चाहिए। तो उपरोक्त से क्या स्पष्ट है कि ठोस बेलन या ठोस छड़ की अपेक्षा, क्योंकि यदि आप ठोस बेलन लेते हैं तो उसके लिए W अधिक होगा, और खोखला बेलन लेते हैं तो उसकी रेडियस काफी ज्यादा हो सकती है। तो उपरोक्त से स्पष्ट है कि ठोस छड़ की अपेक्षा, ठोस छड़ या बेलन की अपेक्षा खोखली पाइप में अवनमन कम होता है, तो ये तो था दोस्तों किसी भी साइकिल या रिक्शा के अंदर जो फ्रेम बने होते हैं वो खोखले पाइपों से बने होते हैं। क्यों बने होते हैं उसका रीजन। इसके साथ में इस वीडियो में हमने 4-5 एग्जाम्पल्स देखे हैं, प्रत्यास्थता के व्यवहारिक उदाहरण यहां पर देखे हैं, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो उदाहरण है प्रत्यास्थता के वो अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।